Okay, hello guys. So we are doing percentage. Hope you are enjoying it, and we are on the sheet number 2. Sheet number 2 डिस्कस कर चुका हूं मैं पूरी की पूरी। 2 क्वेश्चन हैं, एक पैटर्न के क्वेश्चन है वो मैंने छोड़ दिए थे। मेरी एडवाइस है कि आप जो शीट है वो आपको पहुंच जाती है, उसका पहले प्रिंट आउट सामने रख लिया करो, तब क्वेश्चंस देख के तब सॉल्यूशन देखा करो। सीट को पहले खुद से बनाने की कोशिश किया करो, चाहे तुमको आता हो या ना आता हो, मुझे तो करना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से लेंगे क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। पैटर्न वाइज पैटर्न में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक शीट में 2 पैटर्न इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जितने भी पैटर्न है पहले हम पैटर्न कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक मिसलेनियस क्वेश्चन की सीट दूंगा जिसमें 50-60 मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। इससे आपका पूरा टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है भाई। और टोटल 400 से 500 क्वेश्चन के आसपास आपके पास हो जाएंगे परसेंटेज में। इसमें मैंने हर टाइप के क्वेश्चन डाले हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम से लेके सीडीएस, कैट, जेड, एसएससी मेंस, व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर आई हैव दैट्स इन माय शीट, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाई 13% एंड नेट इनकम इंक्रीजेज बाई 7%। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। बात समझ रहे हैं? बात को समझना पड़ेगा क्या कि यहाँ पे इनकम टैक्स की बात हो रही है और नेट इनकम की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है। रिलेशन क्या होता है कि सपोज जैसे कोई आदमी 1000 रुपए कमाता है, सपोज जैसे कोई आदमी 1000 रुपए की उसकी अर्निंग होती है, उसकी जो ग्रॉस सैलरी वो 1000 रुपए, उस 1000 रुपए में वो आदमी 100 रुपए टैक्स पे करता है, तो उसकी जो नेट इनकम रहेगी वो कितनी रहेगी? 900 रुपए। उसकी जो नेट इनकम होगी वो कितनी होगी? 900 रुपए। क्लियर ना? तो आपकी जो नेट इनकम होती है, नेट इनकम जो होती है वो होती है कि आदमी की जो टोटल इनकम है, जो आदमी की टोटल इनकम है जिसको बोलते हैं ना ग्रॉस सैलरी, जो टोटल इनकम है उसमें से इनकम टैक्स माइनस कर दो तो आदमी की नेट इनकम आती है। जैसे कोई आदमी 1000 रुपए कमाता है तो उसकी टोटल इनकम 1000 रुपए, कंपनी की तरफ से उसकी पॉकेट में 1000 रुपए आ रहे हैं और इस 1000 रुपए पर वो बेचारा 100 रुपए का टैक्स भर दे रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो उसकी जो नेट इनकम बनेगी वो कितनी बनेगी? उसकी नेट इनकम बनेगी 900 रुपए। उसकी नेट इनकम 900 रुपए बनेगी। बात समझ में है कि नहीं? क्लियर है? ये सीन होता है। 1000 रुपए टोटल ग्रॉस सैलरी है, 100 रुपए उसने टैक्स दिया तो उसकी नेट इनकम 900 रुपए बनेगी। अब उसकी टोटल इनकम तो 1000 रुपए ही है, लेकिन उसका टैक्स जो है पहले 100 रुपए भर रहा था, वो टैक्स कितना भर रहा है? 200 रुपए भर रहा है। सपोज वो जो टैक्स है वो कितना भर रहा है? 200 रुपए टैक्स दे रहा है। पहले 100 रुपए दे रहा था, अब 200 रुपए दे रहा है, तो उसकी नेट इनकम भी 900 रुपए की बजाय अब कितनी हो जाएगी? 800 रुपए हो जाएगी। नेट इनकम भी कितनी हो जाएगी? 800 रुपए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो आदमी जो इनकम टैक्स है वो 100 रुपए बढ़ा, इनकम टैक्स 100 रुपए बढ़ा, मतलब पहले 100 था तो अब 200 दे रहा है, तो 100 रुपए इनकम टैक्स बढ़ गया तो आदमी की नेट इनकम भी 100 रुपए कम हो गई। मतलब जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उस इंसान की उतनी ही क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आपका इनकम टैक्स 100 रुपए बढ़ गया तो आदमी की नेट इनकम भी क्या होगी? 100 रुपए हो गई। ये कंसेप्ट, ये फंडा सबको समझ में आ रहा है? आपको इसी चीज का यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको दिया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स जो है 13% बढ़ जाता है और नेट इनकम डिक्रीजेस बाय, यहां पर डिक्रीज होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, नेट इनकम डिक्रीजेस बाय 7%। इनकम टैक्स कितना बढ़ता है आपका? 13%, तो नेट इनकम डिक्रीज हो जाती है 7%, ठीक है ना। तो इनकम टैक्स को 13% बढ़ा है, 13% बढ़ा है, तो इनकम टैक्स का 13% बराबर होना चाहिए नेट इनकम के 7% के। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत? मैंने आपको भी समझाया कि जितना इनकम टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतनी ही कम होगी। इनकम टैक्स 13% बढ़ा है और नेट इनकम 7% कम हुई है, तो इनकम टैक्स का 13% बराबर होना चाहिए नेट इनकम का 7%। अगर इनकम टैक्स 100 रुपए बढ़ा है तो नेट इनकम भी 100 रुपए कम होती है। यहां तक सीधे सी बात क्लियर है? परसेंटेज से आपका परसेंटेज हट जाएगा। इनकम टैक्स और नेट इनकम का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा भाई 7/13। इनकम टैक्स और नेट इनकम का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 7/13। यानी कि इनकम टैक्स अगर 7 रुपए है तो नेट इनकम कितनी है? 13 रुपए। तो आदमी की जो टोटल इनकम है
भाई इनकम टैक्स और नेट इनकम का रेशियो, आदमी की जो टोटल इनकम है वो 13 + 7 यानी कि कितनी होगी 20 रुपए। आदमी की जो टोटल इनकम है वो कितनी होगी 20 रुपए। बात समझ में? अगर इनकम टैक्स 7 है तो नेट इनकम कितना होगा 13 और आदमी की जो टोटल इनकम होगी वो कितना होगी 20, यानी कि 20 रुपए की टोटल इनकम पर आदमी टैक्स कितना दे रहा है 7 रुपए। 20 रुपए की टोटल इनकम पर आदमी टैक्स कितना दे रहा है 7 रुपए, क्योंकि टैक्स जो है वो हमेशा टोटल इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर किसी आदमी की टोटल इनकम सपोज 1000 रुपए है और उस पर वो 100 रुपए का टैक्स पे कर रहा है तो कितने % टैक्स पे कर रहा है 10%। क्लियर है कि नहीं? तो आदमी की टोटल इनकम 20 रुपए, वो टैक्स कितना दे रहा है उस पर 7 रुपए दे रहा है। तो इनकम टैक्स का जो रेट है वो कितना है 27/20 इंटू 100%। 20 रुपए की नेट इनकम पर, 20 रुपए की टोटल इनकम पर वो 7 रुपए टैक्स पे कर रहा है, यानी कि 20 पंजे 100 और 7 पंजे 35%। इनकम टैक्स का जो रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 35%। बात समझ में ना सबको? क्लियर है? तो इसका जो बेसिक तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट ट्रिक भी याद कर सकते हो कि जो ट्रिक है इनकम टैक्स को 13% बढ़ाने पर नेट इनकम कितनी कम हो जाती है 7%। नेट इनकम कितनी कम हो जाती है 7%। तो ये है 7/7 + 30। नेट इनकम कितनी कम होती है 7, तो 7/7 + 13 इंटू 100%। दैट मीन्स यहां से भी सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका 35%। आप डायरेक्टली निकाल लोगे, आपको ये सब चीज करने की जरूरत ही नहीं अगर आपको ये फंडा पता है। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है, इसको आप खुद से बनाओगे। क्लियर है? ये समझा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 32 सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है। ओके। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का वो है 28%। इस क्वेश्चन का आंसर 28% आएगा 7/7 + 18 इंटू 100। क्लियर? तो इसके साथ ये जो है आपकी शीट नंबर 2 कंप्लीट हो गई। ठीक है। ओके। नाउ वी हैव परसेंटेज असाइनमेंट 3। परसेंटेज असाइनमेंट 3 है और परसेंटेज असाइनमेंट 3 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी सीजीएल के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो परसेंटेज असाइनमेंट 3 और ये जो अभी मैंने पढ़ा है परसेंटेज असाइनमेंट 2, इन दोनों से आते हैं। क्लियर? अब परसेंटेज इस शीट 3 है, इसको करने से पहले हम 2-4 चीजें सीखेंगे यहाँ पे। क्लियर है? 2-4 चीजें सीखेंगे। मैंने आपको बताया है सक्सेसिव परसेंटेज मेथड, मैंने आपको सिखाया ना सक्सेसिव परसेंटेज मेथड। क्लियर है? जिससे हम नेट परसेंटेज चेंज निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी होता है, उसका बेसिक तरीका भी होता है। मैं आपको सारी चीजें एक साथ सिखाता हूं। देखिए, सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। ठीक है? सारे वर्ड्स, सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। क्लियर है ना? सपोज आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं। क्लियर है? अब आपकी पॉकेट में 100 रुपए, अगर मैं इसको, या इसको बात को छोड़िए, अभी हम दूसरी चीज देखते हैं। सपोज कोई क्वांटिटी के है। सपोज कोई क्वांटिटी के है, ध्यान से देखना सारे लोग। सपोज कोई क्वांटिटी के है, मैंने इसको x% से चेंज किया। मैंने क्या किया? x% से चेंज किया। चेंज करने का मतलब होता है बढ़ाना भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है। क्लियर ना? मैं x% से बढ़ा भी सकता हूं, घटा भी सकता हूं। बढ़ाएंगे तो प्लस, घटाएंगे तो माइनस। k को मैंने x% से चेंज किया, तो जो नई क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी? k इंटू 1 + x/100। यही हो जाएगी कि नहीं? अगर k को मैं x% से चेंज करूंगा तो k इंटू 100 + x/100 ये हो जाएगी। नहीं, क्वांटिटी के x अगर पॉजिटिव है तो x की जगह पॉजिटिव आएगा, x अगर निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। अब ये जो नई क्वांटिटी आई, मैंने इसको फिर से y% चेंज किया। मैंने इसको फिर से y% चेंज किया, तो जो अब नई क्वांटिटी आएगी भाई वो आएगी k इंटू 1 + x/100 इंटू 1 + y/100। मतलब k इंटू 1 + x/100 का भी कितने गुना हो जाएगा? 1 + y/100 टाइम्स हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जैसे आपकी पॉकेट में 100 रुपए हैं, अगर मैं इसको 10% बढ़ाऊं तो आपकी पॉकेट में इस वक्त कितने रुपए हो जाएंगे? 110 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 110। ये 110 आया कैसे कि 100 में गुणा करते हो आप 100 + 10/100 से, 100 + x/100 से। देखो 100 से 100 करता है तभी तो 100 + 10 110 होता है।
क्लियर है कि नहीं? मतलब आपकी पॉकेट में अगर इनिशियली 100% थे, उसको मैं 10% बढ़ाऊंगा तो अब क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूं आपको। ओके, के कोई क्वांटिटी है, मैंने इसको x% चेंज किया तो नई क्वांटिटी k इंटू 100 प्लस x बटा 100, यानी कि k इंटू 1 प्लस x बाई 100। फिर k इंटू 1 प्लस x बाई 100 को फिर से मैंने y% चेंज किया तो नई क्वांटिटी k इंटू 1 प्लस x बटा 100 इंटू 1 प्लस y बटा 100। तो कुल मिला के अगर मैं देखूं तो कोई क्वांटिटी k से कितनी बन गई, इतनी बन गई। पहले कितनी थी, k x% से चेंज करने के बाद ये हुई, फिर y% से चेंज करने के बाद ये हुई। तो नेट चेंज कितना हुआ क्वांटिटी में, क्वांटिटी में जो नेट चेंज आया है, क्लियर ना, जो प्रभावी बदलाव आया है वो कितना है, k से वैल्यू ये हो गई। तो प्रभावी बदलाव जो है k इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 100 माइनस k अपॉन k इंटू 100%। ये है कि नहीं, यही है। इसमें बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर है कि नहीं भाई? पहले k था, x% से चेंज करने के बाद क्वांटिटी ये हो गई, y% से चेंज करने के बाद क्वांटिटी ये हो गई। तो जो नेट चेंज आया वो k से इतने हो जाने का, k इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 100 माइनस k, और बेस क्या हो जाएगा आपका, k इंटू 100%। देखोगे तो आपका k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, k से k ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? और अगर मैं यहां पे गुणा करूं तो 1 की 1 में गुणा 1 प्लस y बटा 100 प्लस x बटा 100, क्लियर है, प्लस x इंटू वाई अपॉन 100 इंटू 100, और ये -1 और इंटू 100% ये होगा। देखिए 1 से आपका क्या हो जाएगा, 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये x बटा 100, ये y बटा 100, ये x इंटू वाई अपॉन 100 इंटू 100। अगर मैं 100 की गुणा कर दूंगा अंदर तो हो जाएगा y प्लस x, क्योंकि 100 से आपका ये 100 कट जाएगा, 100 से आपका ये 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, y प्लस x प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ये आएगा आपका नेट प्रतिशत चेंज उस क्वांटिटी में। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी क्वांटिटी को पहले x% से चेंज करता हूं, फिर मैं जो रिजल्ट आता है उसको मैं y% से चेंज करता हूं, तो उसमें जो नेट चेंज आएगा, जो प्रभावी चेंज आएगा वो कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, क्लियर है कि नहीं? ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है आपको लर्न याद करना है। ये 1 नंबर का घटिया और वाहियात फॉर्मूला है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, कहीं कहीं ये वाहियात चीजें भी काम आती हैं, क्लियर है कि नहीं? तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर मैं किसी क्वांटिटी k को पहले x% चेंज कर दूं तो मुझे कोई दूसरी क्वांटिटी मिल जाएगी, फिर मैं उसको y% चेंज कर दूं तो उसमें जो नेट चेंज आएगा भाई वो होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ये हो गया, आप फॉर्मूले के थ्रू नेट प्रतिशत चेंज कैसे निकालते हो, क्लियर है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको तीनों तरीके यहां पे बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पॉकेट में सपोज 100 रुपए हैं, आपकी पॉकेट में सपोज 100 रुपए हैं, कोई दिक्कत है किसी को? आपकी पॉकेट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आपकी पॉकेट में सपोज 100 रुपए हैं, तो आपकी बुआ जी घर पे आई और आपको 20% रुपया दे दिया। कितना दे दिया? 20% रुपये क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया? 20% इंक्रीज कर दिया। तो आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, 20% इंक्रीज कर दे तो अब आपकी पॉकेट में कितने रुपए होंगे? 120 रुपए होंगे, क्लियर ना? फिर दूसरी बुआ जी ने आपको 30% रुपए और दे दिए, तो 120 रुपए तो थे ही, 30% और दे दी तो 120 का 30% कितना होता है? 36। तो 36 रुपए आपको और मिल जाएंगे, यानी कि इस वक्त आपके पॉकेट में कितने रुपए होंगे? 120 प्लस 36 यानी कि 156 रुपए। आपकी पॉकेट में 100 रुपए थे, 20% और बढ़ाएगा तो आपकी पॉकेट में 120 रुपए आएंगे। 120 रुपए को 30% और बढ़ाएगा तो 36 रुपए और एक्स्ट्रा, 120 प्लस 36 यानी कि आपकी पॉकेट में इस वक्त कितने रुपए होंगे? 156 रुपए होंगे, क्लियर है ना?
कोई दिक्कत? यानी कि आपकी पॉकेट में स्टार्टिंग में 100 रुपए थे, अब 156 रुपए, तो जो नेट परसेंटेज चेंज आया है वो 56% इंक्रीज हो गया। 100 रुपए से 156 रुपए हो गया, यानी कि 56% इंक्रीज हो गया। ये क्या है? ये इस चीज को करने का सबसे बेसिक और देसी मेथड है। कोई दिक्कत किसी को? आगे भी चलता रहेगा ये कहानी। क्लियर? अगर मैं इसी बात को फॉर्मूले से बनाना चाहूं, यानी कि मेथड नंबर 2, तो मैं इसको फॉर्मूले से कैसे बनाऊंगा कि पहले मैंने किसी क्वांटिटी को 20% बढ़ाया, फिर मैंने 30% बढ़ाया, तो नेट परसेंटेज चेंज कितना आएगा? फॉर्मूला लगाऊंगा मैं x प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। x की जगह क्या रखूंगा मैं? प्लस का 20, y की जगह क्या रखूंगा मैं? प्लस का 30, तो ये आएगा 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बटा 100। 20 प्लस 30 का मतलब 50, 20 इंटू 30 मतलब 600 बटा 100, यानी कि 6, और 50 प्लस 6 यानी कि 56% इंक्रीज। ये क्या आ गया? ये आपका डायरेक्ट आ गया। क्लियर है कि नहीं? ये फॉर्मूले से आपका 56% इंक्रीज, ये आपका बेसिक मेथड से 56% इंक्रीज। तीसरा, अगर मैं इसी चीज को तीसरे मेथड से निकालना चाहूं, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है, सक्सेसिव रेशियो मेथड। क्या? सक्सेसिव रेशियो मेथड। क्लियर है कि नहीं? जो मैंने आपको शुगर राइस में भी यूज किया है, वही मेथड कि पहले मैंने किसी क्वांटिटी को 20% बढ़ाया, फिर मैंने क्वांटिटी को कितना बढ़ाया? 30% बढ़ाया। तो 20% का मतलब होता है 1/5 और 30% का मतलब होता है कितना? 3/10। फ्रैक्शन वैल्यू लिख लिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना? 3/10। अगर मैं 20% बढ़ाऊंगा, यानी कि वैल्यू 5 से कितनी हो जानी चाहिए? 1/6। 20% का मतलब कितना होता है? 5 से 6 हो जाना। सिमिलरली 30% का मतलब क्या है? 3/10, यानी कि 10 से कितना हो जाना? 13। 10 से कितना हो जाना? 13। कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं सीधी सीधी गुणा करूं, अगर मैं सीधी सीधी गुणा करूंगा तो 5 इंटू 10 क्या आएगा? 50, और 13 पंजे 13 ये कितना आएगा आपका? 78। यानी कि जो नेट चेंज आया वो 50 से कितनी हो गई है? क्वांटिटी 72। 50 से क्वांटिटी 72 हो गई है। या फिर मैं ये बोलूं कि ये तो रेशियो है कि 100 से कितनी हो गई है? 156। दो रेशियो में मैंने 2 से गुणा कर दिया। क्वांटिटी 100 से 156 बोलो, चाहे 50 से 78 बोलो, एक ही बात है। यानी कि क्वांटिटी 100 से 156 हो गई, यानी कि कितना इंक्रीज हो गई? 56% इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? 56% इंक्रीज हो गई। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको ऐसे भी निकाल सकते हो। आपको मेथड तीनों का तीनों आना चाहिए, लेकिन आप जो यूज करेंगे वो ये वाला करेंगे, सक्सेसिव रेशियो मेथड, क्योंकि ये बेस्ट मेथड है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इजी हो गया। ये मेथड तब तक सही लगता है जब वैल्यू 10, 15, 20, 25 इजी दे रखी हो। ये मेथड भी, फॉर्मूला भी आप तभी लगा सकते हो जब वैल्यू 20, 30, 25 ये सब दे रखी हो। लेकिन जहां वैल्यू 16 सही 2/3, 14.28, 7.14 आती है, तो ये फॉर्मूला क्या सर में दर्द करने लगता है, काम नहीं आता। आपको ये रेशियो मेथड, सक्सेसिव परसेंटेज मेथड तीनों आना चाहिए। अब बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? नेट परसेंटेज चेंज की जो तीनों चीजें थी मैंने आपको समझाई, फॉर्मूला भी, सक्सेसिव रेशियो मेथड भी और आपका बेसिक मेथड भी। ठीक है, इतना किया अभी तक हमने, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। कहीं पे कोई चीज आसान होती है, कहीं पे दूसरी चीज आसान होती है। हर तरीका, हर सवाल को करने का इजी तरीका अलग अलग होता है। आपको अगर सारी चीजें पता होंगी, सब कुछ आता होगा, तो क्या रखोगे? पेपर को आप अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है ना? ओके, अब देखो सीट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। इस शीट में क्या है कि इस शीट में मैंने आपके 2 ही टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए, 3 टाइप के। एक तो मैंने इंक्लूड किए कि जो आपके 3D या 2D फिगर होते हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कोन वगैरह, स्फीयर वगैरह, इनका परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। दूसरा मैंने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन लिए हैं, और तीसरा मैंने सिनेमा हॉल वाले क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 शीट का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन ए ट्राइंगल हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 37.5%। किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 37.5% बढ़ाया जाता है, और बेस को, यानी कि त्रिभुज के आधार को 45.45% बढ़ाया जाता है। तो त्रिभुज के एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
सबसे पहले तो आप ये देखेंगे किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब हाइट को बढ़ाया जाता है भाई 37.5%। अब देखिए ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, समझ में आया ना सबको। यहां पे ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, यानी कि त्रिभुज की आधार या ऊंचाई में बढ़ाने या घटाने पे इस हाफ से एरिया के प्रतिशत चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाफ क्या है आपका कांस्टेंट है। तो इस हाफ को करो आप इग्नोर, आपको सिर्फ ये चेंज करना है कि अगर ट्राइंगल का अगर आप एरिया में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको बेस और हाइट से मतलब है, ना कि हाफ से। हाफ कांस्टेंट है। तो त्रिभुज की ऊंचाई को 37.5% बढ़ाया जाता है। 37.5% का मतलब कितना होता है 3/8, यानी कि अगर पहले ऊंचाई त्रिभुज की 8 थी तो अब 3 बढ़ा के कितनी कर दी गई 11। त्रिभुज की जो हाइट है वो 8 से कितनी कर दी गई 11। सिमिलरली जो त्रिभुज का बेस है उसको कितना बढ़ाया गया, उसको बढ़ाया गया है 45.45%। 45.45% का मतलब कितना होता है 5/11। कितना होता है 5/11। 1/11 मैंने आपको याद कराया है 9.09% होता है, तो 5/11 45.45% होगा। यानी कि त्रिभुज का जो बेस है अगर वो पहले 11 था तो अब 5 बढ़ के कितना हो चुका है 16 हो चुका है। यानी कि अगर बेस पहले 11 था तो बढ़ के क्या हो चुका है आपका 16 हो चुका है। कोई दिक्कत बात समझ में आई? इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत? ये इजी है, क्लियर। यानी कि अगर पहले त्रिभुज की हाइट 8 थी तो बढ़ के 11 हो चुकी है, अगर बेस पहले 11 था तो अब बढ़ के 16 हो चुका है। तो त्रिभुज का जो एरिया था वो पहले कितना था 11 × 8 88 था। त्रिभुज का जो प्रेजेंट में एरिया है वो 16 × 11 यानी कि 176 है। यानी कि एरिया पहले 88 था अब 176 है, यानी कि जस्ट डबल हो चुका है। 88 का जस्ट डबल कितना होता है 176। क्षेत्रफल डबल हो गया, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 100% बढ़ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 100% बढ़ गया। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये देखो कि पहले त्रिभुज का एरिया कितना था 8 × 11 था, अब त्रिभुज का जो एरिया है वो 16 × 11 है। तो पहले त्रिभुज के एरिया और दूसरे जो अब प्रेजेंट में त्रिभुज के जो एरिया उनका रेशियो कितना बनना है, उनका रेशियो बन रहा है 1:2। यानी कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा रेशियो की जरूरत होती है, ना कि एग्जैक्ट डाटा की। यानी कि पहले जो त्रिभुज का एरिया था वो ये था, अब जो त्रिभुज का एरिया है वो ये है, और इनमें रेशियो कितना बनना है 1:2 का रेशियो बनना है। यानी कि एरिया 1 से 2 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया है 100% इंक्रीज हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? ओके। सारा का सारा खेल रेशियो का है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। यदि किसी सर्कल की रेडियस को 37.5% बढ़ाया जाता है तो सर्कल का एरिया कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? सर्कल की रेडियस को कितना बढ़ाया जाता है 37.5%, तो सर्कल का एरिया कितना बढ़ जाएगा? मैं आपको दो तरीके से बताता हूं। सबसे पहले तो किसी सर्कल की रेडियस अगर r हो तो सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। सर्कल का जो एरिया होता है वो πr² होता है। क्योंकि पाई एक कांस्टेंट है तो रेडियस को बढ़ाने या घटाने पे पाई का कोई फर्क नहीं पड़ता एरिया पे, पाई को करो इग्नोर। r² का जो मतलब होता है वो होता है r × r। r² का जो मतलब है वो क्या है आपका r × r। अब मैंने सर्कल की रेडियस को 37.5% बढ़ाया है, यानी कि इसको भी 37.5% बढ़ाया और इस रेडियस को भी 37.5% बढ़ाया, तो टोटल मैंने 2 बार बढ़ाया, तो एक कॉन्सिक्यूटिव हो गया, ये क्या हो गया सक्सेसिव हो गया। क्लियर है कि नहीं? सर्कल की रेडियस को मैंने 37.5% बढ़ाया, 2 बार बढ़ाया, बीच में क्या लग रहा है प्रोडक्ट गुणा का साइन लग रहा है ना, गुणा का मतलब ही क्या होता है सक्सेसिव होता है। क्लियर है कि नहीं? तो 37.5% बढ़ाया, तो यहां पे मैं 2
तीनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं कि यदि सर्कल की रेडियस को मैंने 37.5% बढ़ाया, फिर से 37.5% बढ़ाया, तो एरिया पे क्या चेंज होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई अपॉन 100%, ये आंसर होना चाहिए कि नहीं। x की वैल्यू भी कितनी है 37.5 है, y की वैल्यू भी कितनी है 37.5 है, x इंटू वाई 37.5 इंटू 37.5 अपॉन 100 है। 37.5 प्लस 37.5 कितना होता है, 75 होता है। 75 प्लस समथिंग, 75 प्लस कुछ ना कुछ आएगा। अब आप अगर क्वेश्चन के ऑप्शन देखो तो पहला ऑप्शन है 75, दूसरा ऑप्शन है 71 समथिंग, तीसरा ऑप्शन है 72.5 और चौथा ऑप्शन है 89.06। आप अगर ध्यान से देखो तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो 75% प्लस समथिंग यानी कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 75% से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो 89.06% यानी कि फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। अब बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो ये आपने फॉर्मूले से कर लिया। अगर आपको सक्सेसिव से लगाना है, रेशियो मेथड से सॉल्व करना है, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8, क्योंकि 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। क्लियर है कि नहीं? अब रेडियस को 37.5% बढ़ाया गया, यानी कि रेडियस को 8 से 3 बढ़ा के कितना कर दिया, 11। रेडियस को 8 से कितना कर दिया गया है, 11, और फिर से रेडियस को 8 से कितना कर दिया गया है, 11। दो बार बढ़ाया गया ना, 8 से 11 फिर 8 से 11, यानी कि रेडियस को 8 × 64 से कितना कर दिया, 121। रेडियस को 64 से, सॉरी एरिया को, अगर भी रेडियस की मैं रेडियस में गुणा करूंगा, रेडियस की मैं रेडियस में गुणा करूंगा तो एरिया मिलेगा, रेडियस की रेडियस में गुणा करूंगा तो एरिया मिलेगा। पाई से मुझे कोई मतलब है नहीं, तो एरिया जो है वो 64 से 121 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया, 7 और 11 में से 6 गया 5, 57 इंक्रीज हो गया 57/64 इंटू 100%, जो कि 89.06% आएगा। ये भी क्लियर है ना? तो आपका रेशियो से हो गया। भाई आपकी जो रेडियस है पहले 8 थी, अब 11 है, रेडियस से 8 थी 11, तो पहले एरिया कितना था, 8 × 8 = 64, अब कितना, 11 × 11 121, 64 से 121 हो गया एरिया, तो कितना बढ़ गया, 89.06%। आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, हाँ, इफ इन ए ट्राइंगल, अभी जो तीनों क्वेश्चन है मैं आपको ट्राइंगल से ही ले रहा हूं। इन ए ट्राइंगल बेस इज इंक्रीज्ड बाय 66:2/3%, बाय हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है ना? मतलब एक ट्राइंगल का बेस को 66:2/3% इंक्रीज किया जाता है, तो उसकी हाइट को कितने परसेंट रिड्यूस करें जिससे कि एरिया कांस्टेंट रहे। किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है भाई 1/2 बेस इंटू हाइट। चूंकि मैं यहां पे बेस और हाइट को परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करने से फर्क पड़ेगा, ना कि 1/2 से। तो त्रिभुज का एरिया आप ये मान के चलो। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? आपको सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है। ओके, अब क्या है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्राइंगल का बेस को कितना बढ़ाया जाता है, 66:2/3% इंक्रीज किया जाता है। 66:2/3% का मतलब कितना होता है, 2/3। 66:2/3% का मतलब 2/3, यानी कि अगर बेस पहले 3 था तो अब बेस 2 बढ़ के कितना हो जाएगा, 5। तो बेस, त्रिभुज का बेस 3 से बढ़ के कितना हो गया, 5। पहले बेस अगर 3 था, ओरिजिनल वैल्यू अगर 3 थी, तो फाइनल वैल्यू 2 बढ़ के कितनी होगी, 5। क्योंकि आपको त्रिभुज के एरिया को कांस्टेंट रखना है, तो त्रिभुज की हाइट को रिवर्स रेशियो से चेंज होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज की हाइट 5 से कितनी होनी चाहिए, 3। त्रिभुज की हाइट 5 से कितनी होनी चाहिए, 3। तभी तो एरिया दोनों केसेस में 15-15 बनेगा। ठीक है ना? तो त्रिभुज की हाइट को 5 से 3 किया गया, यानी कि 5 से 3 करने का मतलब है 2 डिक्रीज किया गया ओवर 5 × 100, यानी कि त्रिभुज की हाइट को कितना कम करना पड़ेगा, 40% कम करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? इजी है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना था तो रिवर्स रेशियो से चेंज करना पड़ा हाइट को। क्लियर भाई? ओके। क्वेश्चन नंबर 4, इन ए इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड इज इंक्रीज्ड बाय 40%। किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की भुजा को 40% बढ़ाया जाता है, तो उसका त्रिभुज का परिमाप, ट्राइंगल का पेरीमीटर कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है? क्लियर है? इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है जिसकी 3 साइड बराबर होती हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए।
तो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर जो परिमाप होगा वो कितना होगा, 3a होगा। मैंने त्रिभुज की साइड को कितना बढ़ाया है, त्रिभुज की साइड को मैंने 40% बढ़ाया, यानी कि a को 40% बढ़ाया, तो 3 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परिमाप भी कितना बढ़ेगा, 40% ही बढ़ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो रेक्टेंगल का है। एक रेक्टेंगल की लंबाई को 25% कम किया जाता है तथा इसकी चौड़ाई को 50% बढ़ाया जाता है, तो रेक्टेंगल के एरिया में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। तो रेक्टेंगल होता है ये जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा समांतर हों और हर एक एंगल 90 डिग्री का हो। और जो रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई L/B। रेक्टेंगल की लंबाई को कितना कम किया जाता है, 25% कम किया जाता है, यानी कि 1/4। रेक्टेंगल की चौड़ाई को 50% बढ़ाया जाता है, यानी कि 1/2। रेक्टेंगल की लंबाई को 25% कम किया है, यानी कि 4 से कितना कर दिया, रेक्टेंगल की लंबाई को 3। बात समझ में कि नहीं। रेक्टेंगल की चौड़ाई को 50% बढ़ा दिया, यानी कि रेक्टेंगल की लंबाई को क्या कर दिया, 2 से 3। रेक्टेंगल की लंबाई को कितना बढ़ा दिया, 2 से 3। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई कितना था, 4 दूनी 8 था। अब रेक्टेंगल का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि आपको चाहिए क्या। पहले एरिया कितना था, 8 था, 4 इंटू 2। अब एरिया कितना है, 3 इंटू 3। तो एरिया का रेशियो क्या है, 8:9। कितना एरिया का रेशियो, 8, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया 8 से 9 हो गया, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ, 1/8 इंटू 100%, यानी कि 12.5% बढ़ गया आपके रेक्टेंगल का एरिया। क्लियर है ना, बी ऑप्शन। ठीक है, इजी है, सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, नहीं इजी लेवल के हैं, क्योंकि प्री के एग्जाम में आपके यही सब क्वेश्चन आने हैं, इजी। ओके, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा अलग अलग तरीकों से। इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज डिक्रीज्ड बाय 45%, किसी वर्ग के विकर्ण को 45% घटाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या पूछा है आपसे, ये पूछा है कि स्क्वायर का जो एरिया है वो कितने प्रतिशत घट जाएगा, स्क्वायर का जो एरिया है वो कितने प्रतिशत घट जाएगा। क्लियर ना, डायगोनल को 45% कम किया जाता है तो एरिया कितने परसेंट घट जाएगा। अब जैसे ये आपका कोई स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड ए है, तो स्क्वायर का डायगोनल होता है ये, तो स्क्वायर के डायगोनल की जो लंबाई होती है, ये जो डायगोनल होता है, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो स्क्वायर के डायगोनल की लंबाई होती है a√2। कितनी होती है स्क्वायर के डायगोनल की लंबाई, a√2। अब डायगोनल को मैंने कितना बढ़ाया, घटाया है 45%, तो स्क्वायर की साइड जो है वो भी कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 45%। स्क्वायर की साइड ये भी 45% डिक्रीज हो चुकी है। आपसे पूछा कि स्क्वायर के एरिया में कितने प्रतिशत की चेंज आएगा, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है भाई वो होता है a स्क्वायर, और a स्क्वायर का मतलब होता है a गुणा a। एरिया 45% डिक्रीज किया है, यानी कि सॉरी साइड 45% डिक्रीज की है, यानी कि ये भी 45% डिक्रीज, ये भी 45% डिक्रीज। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ये भी 45% कम हुआ, ये भी 45% कम हुआ है, तो जो नेट चेंज आएगा वो -45 प्लस -45 प्लस -45 इंटू -45/100, ये होगा कि नहीं। x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100%, ये लगा दिया ना। x की वैल्यू भी -45 है, y की वैल्यू भी -45 है। देखो अगर इंक्रीज कर रहे हो तो प्लस, अगर डिक्रीज कर रहे हो तो माइनस। तो -45 कितना हो गया, माइनस का 90, -45 प्लस का हो गया ये प्लस 20.25। बात में कि नहीं, 45 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 20.25। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -69.75%। कितना हो जाएगा, 69.75%। क्लियर, यानी कि जो आपके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो, सॉरी स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है वो 69.75% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला से। अगर आपको इसको बेसिक से करना हो, सक्सेसिव से करना हो, तो कैसे करोगे, साइड को 45% डिक्रीज किया है, 45% का मतलब होता है 9/20,
यानी कि अगर पहले साइड 20 थी तो अब कितनी कर दी, 9 से घटा के 11। पहले साइड 20 थी तो कितनी कर दी, अब 11। यानी कि साइड 400 से कितनी हो गई, 121। एरिया 20 इंटू 20 क्या होता है आपका स्क्वायर का एरिया, 20 इंटू 20 और 11 इंटू 11 121। एरिया बराबर साइड इंटू साइड। तो एरिया 400 से 121 हो गया, या फिर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं तो एरिया 100 से कितना हो गया, 30.25। भाई 400 से 121 एरिया बोलो चाहे ये बोलो, अगर मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं तो एरिया 100 से कितना हो गया, 30.25। 121 को 4 से डिवाइड करो तो एरिया 100 से 30.25 हो गया, यानी कि 69.75% क्या होगा, कम हो गया। 100 में होने वाले इंक्रीज या डिक्रीज को क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज बोलते हैं। 100 से 30.25 हो गया, यानी कि 69.75% डिक्रीज हो गया। आप फॉर्मूले से भी बना सकते हो, आप सक्सेसिव से भी बना सकते हो। साइड इंटू साइड एरिया होता है तो एरिया का रेशियो आ गया, यहां से रेशियो से हो गया, यहां पे आपने फॉर्मूला लगा लिया। कोई दिक्कत, जो जहां पे सुविधा लगे या जो चीज पहले दिमाग में क्लिक करे, बस तुरंत आंसर आना चाहिए जल्दी से। एसएससी इज ऑल अबाउट आंसर, जिसका जल्दी आंसर आ रहा है उसी का सिलेक्शन हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज गुड। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 80%। एक रेक्टेंगल के एरिया को 80% बढ़ाया जाता है। When the length of rectangle is increased by 40%, length of rectangle is increased by 40% and breadth is decreased by x%, find x। ठीक है, पहली बात कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ये रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया। रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल के एरिया को यहां पे कितना बढ़ाया गया है, 80%। 80% का मतलब होता है 4/5। यानी कि अगर पहले एरिया था 5 था तो अब 4 बढ़ के कितना हो गया, 9। रेक्टेंगल का एरिया 5 से कितना हो गया, 9। कोई दिक्कत, क्लियर है। और लंबाई को कितना बढ़ाया जाता है, 40%। 40% का मतलब होता है 2/5। रेक्टेंगल की लंबाई पहले 5 थी तो अब कितनी है, 7। कोई दिक्कत किसी को। और क्या पूछा है कि ब्रेड में कितने प्रतिशत का चेंज करें, तो यहां पे देखो रेक्टेंगल के जो एरिया का जो रेशियो है वो कितना है, 5:9। ये रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो, मतलब पहले एरिया 5 यूनिट था तो अब 9 यूनिट है। और रेक्टेंगल की जो लंबाई का जो रेशियो है वो कितना है, 5:7। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा एरिया को लंबाई के रेशियो से तो मुझको किसका मिलेगा, ब्रेड का रेशियो मिलेगा, और वो होगा 1:5 से 5 1 9/7 या फिर 7:9। यानी जो रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, 7:9। कोई दिक्कत। सॉरी, रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो 7 रेशियो से कितनी होगी, 9 रेशियो। 7 रेशियो से 9 रेशियो होगी रेक्टेंगल की चौड़ाई, यानी कि कितना बढ़ गई, 2/7 इंटू 100%, यानी कि 28.56% इंक्रीज। रेक्टेंगल की चौड़ाई कितनी बढ़ी है, 28.56%। कोई दिक्कत। आपको बस ये चेक करना है कि कौन सा रेशियो आपको निकालना है। अगर आप रेशियो मेथड से बनाना चाहते हैं, रेशियो मेथड में माहिर होना चाहते हैं, तो आप बस ये चेक करो कि मुझे किसका रेशियो निकालना है। चौड़ाई में परसेंटेज इंक्रीज चाहिए तो चौड़ाई का रेशियो आपको पता होना चाहिए। एरिया का रेशियो आपको पता है कि एरिया 5 से 9 हो रहा है, लंबाई का रेशियो पता है 5 से 7 हो रहा है। चौड़ाई का रेशियो निकालने के लिए एरिया के रेशियो को क्या कर दो, लंबाई के रेशियो से डिवाइड कर दो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये मैं आपको करा चुका हूं, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को सब लोग ध्यान से देखेंगे। इन ए कोन द बेस रेडियस एंड हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 60% एंड 25% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कोन। किसी कोन की जो बेस रेडियस है और जो हाइट है उसको 60% तथा 25% बढ़ा दिया जाता है, तो कोन का वॉल्यूम कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। अगर जैसे ये आपका कोई कोन है, ये आपका शंकु है, कोन की बेस रेडियस r है, ये कोन की हाइट h है, तो जो कोन का वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये कोन का वॉल्यूम होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई एक कांस्टेंट है, इससे वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रेडियस और हाइट के इंक्रीज डिक्रीज से कोन के वॉल्यूम पे फर्क पड़ता है। r स्क्वायर का मतलब कितना होता है, r इंटू h।
R इंटू H इंटू का मतलब जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो सक्सेसिव को बताता है। R इंटू R को 2 बार सक्सेसिव किया गया, फिर H से मल्टीप्लाई किया गया। इस क्वेश्चन में कोन की जो रेडियस है उसको कितना बढ़ाया जाता है, 60%, और कोन की हाइट को 25%। 60% का मतलब होता है 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि कोन की रेडियस अगर पहले 5 थी तो अब 3 यूनिट बढ़ के कितनी हो चुकी है, 8। कोन की रेडियस 5 से 8, फिर से कोन की रेडियस कितनी हुई है, 5 से 8, क्योंकि रेडियस को कितनी बार, 2 बार बढ़ाया गया है। और कोन की हाइट को कितना बढ़ाया गया है भाई, कोन की हाइट को बढ़ाया गया है 25%, और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी कि अगर पहले कोन की हाइट 4 थी तो अब कोन की हाइट कितनी है, 5। अगर मैं इनकी सीधी सीधी गुणा करूं तो R² इंटू H, यानी कि उनके वॉल्यूम का रेशियो मिलेगा। तो पहले जो कोन का वॉल्यूम था, सीधी सीधी गुणा करोगे, सक्सेसिव करोगे तो 5 से आपका 5 कट जाएगा, 4 से आपका 8 2 बार कट जाएगा, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा, 16। तो ये कोन के वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा कि 5 से 16 हो गया वॉल्यूम, क्योंकि मैंने ये R का रेशियो है, ये भी R का रेशियो, ये H का रेशियो है, R² H का रेशियो मिलेगा। यहां से गुणा करने पे वही क्या होगा, आपके वॉल्यूम का रेशियो होगा 5 से 16। तो शंकु का जो वॉल्यूम होगा, शंकु का जो आयतन हो गया वो 5 से 16 हो गया। अगर मैं दोनों तरफ 20 से गुणा कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 20 से गुणा कर दूं तो 20 पंजे 100 और 16 दूनी 32, यानी कि शंकु का जो वॉल्यूम है वो 100 से 320 हो गया, यानी कि 220% इंक्रीज हो गया शंकु का आयतन, कोन का वॉल्यूम। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ना? हर बार आप रेशियो मेथड लगाओगे तो इजी रहेगा। क्लियर है? चाहे कितनी भी टिपिकल परसेंटेज दी हो, उसको रेशियो में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है और वहां से कैलकुलेशन इजीली हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है स्फेयर का। एक स्फेयर की रेडियस को कितना बढ़ाया जाता है, 30% बढ़ाया जाता है, तो उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये स्फेयर है, एक ठोस गोला है, ये स्फेयर का सेंटर और ये स्फेयर की रेडियस ये कैपिटल R। अगर किसी स्फेयर की रेडियस कैपिटल R है तो उस स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई r³। कितना होगा, 4/3 पाई r³, ये स्फेयर का वॉल्यूम होगा। वो 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि मैं क्या मान लू, r³ मान लू, कि जो वॉल्यूम है वो सिर्फ r³ पे डिपेंड करेगा। r³ का मतलब होता है r इंटू r इंटू r इंटू का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन सक्सेसिव रेडियस को 3 बार मल्टीप्लाई करने से कोन का वॉल्यूम आ रहा है, और कोन की जो रेडियस है कोन की जो रेडियस है उसको कितना बढ़ा गया, 30%, और 30% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में 3/10। कितना होता है, 3/10, यानी कि अगर पहले स्फीयर की रेडियस 10 थी तो 3 बढ़ के कितनी होगी, 13। 10 से रेडियस कितनी हो चुकी है, 13। 10 से रेडियस कितनी हो चुकी है, 13। तो कोन का पहले वॉल्यूम 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 था। अब कोन का वॉल्यूम 13 इंटू 13 इंटू 13 यानी कि 2197 हो गया। बात समझ में कि नहीं? तो कोन का वॉल्यूम 1000 रेशियो से 2197 हो गया। या फिर ये बोलूं कि अगर मैं दोनों तरफ 10 से भाग कर दूं कि जो कोन का वॉल्यूम है वो 100 से कितना हो गया, 219.7 हो गया। मैं हमेशा यही करता हूं कि मैं 100 में चेंज निकाल लेता हूं कि 100 पे कितनी चेंज हो रही है कोई क्वांटिटी, तो वही क्या होता है, परसेंटेज चेंज होता है। 1000 से 2197 बोलो, या फिर ये बोलो कि 100 से कितना हो गया, 219.7 हो गया कोन का वॉल्यूम, यानी कि 119.7% कोन का वॉल्यूम बढ़ गया। चेंज कितना हो रहा है, 119.7% स्फीयर का वॉल्यूम बढ़ गया। बात समझे कि नहीं, ठोस गोले का। क्लियर है? तो आपको यहां पे हमेशा सक्सेसिव रेशियो मेथड यूज करना है, इजी रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है। बेस ऑफ ए प्रिज्म इज रेगुलर हेक्सागन। एक हेक्सागन, एक प्रिज्म का जो बेस है वो एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन। फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ साइड ऑफ हेक्सागन। Find percentage change in volume if side of hexagon is increased by 20% and height is decreased by 10%। आपको प्रिज्म के वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज बताना है। यदि हेक्सागन की साइड को कितना बढ़ा दें, 20%, और हाइट को डिक्रीज कर दें 10%। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 11। हेक्सागन इस तरीके से होता है, इस तरीके से
रेगुलर हेक्सागन, समषटभुज, क्लियर है ना। और हेक्सागन के यहां से इस पॉइंट से अगर मैं इस तरीके से मिला दूं सारे वर्टेक्स को, तो क्या बन जाता है ये आपका, अच्छा इसमें प्रिज्म की बात की गई, इस क्वेश्चन में प्रिज्म की बात की गई, ठीक है। प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस क्या है, हेक्सागन। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है भाई वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। चूंकि प्रिज्म का वॉल्यूम कितना बोला गया है, प्रिज्म का बेस क्या बोला गया है यहाँ पे, हेक्सागन। प्रिज्म का बेस क्या बोला गया है, हेक्सागन। तो हेक्सागन आपका इस तरीके से होता है, अगर हेक्सागन की साइड ए है, हेक्सागन की साइड ए है, तो हेक्सागन सबको पता है कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 समबाहु त्रिभुज से मिलकर आपका हेक्सागन बनता है। अगर हेक्सागन की साइड ए है तो ये भी ए, ये भी ए, सब ए होता है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से हेक्सागन बनता है। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। 6 हेक्सागन का एरिया, मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा आपके, हेक्सागन का एरिया, और इंटू प्रिज्म की हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम आ जाएगा। कोई दिक्कत, ये आपके प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा, क्लियर है। लेकिन 6 इंटू √3/4 ये क्या है, कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए स्क्वायर एच बचा, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, जो क्या है आपका सक्सेसिव है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है। हेक्सागन की साइड को बढ़ाया जाता है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर पहले साइड 5 थी तो बढ़ा के 6 कर दी गई, साइड बढ़ा के 5 से 6 कर दी गई, क्लियर, ओके। और हाइट को डिक्रीज किया जाता है 10%, हाइट को 10% घटाया जाता है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर पहले साइड 10 थी तो अभी कितनी हो चुकी है, 9 हो चुकी है, क्लियर है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। तो देखो 2 3 6 और 2 पंजे 10, 5 पच्चे 25 पंजे 125, ठीक है। और ये 6 3 18 और निम्मा, ये कितना हो गया आपका 162, क्लियर है। सबको बात समझ में आई है ना, 162, यानी कि जो आपका प्रिज्म का जो वॉल्यूम है वो 125 से कितना हो गया, 162। 125 से कितना हो गया, 162। तो ये कितना इंक्रीज हो गया, ये आपका 25 + 12 37 इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं, 25 + 12 37 इंक्रीज हो गया, 37 इंक्रीज हो गया आउट ऑफ 125 इंटू 100%, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है। 148/5, 5 दूनी 10, 4 8, 5 9 45, 6, 29.6% इंक्रीज हो गया आपके प्रिज्म का वॉल्यूम, क्लियर है। कोई डाउट है इसमें किसी को, बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है। आपको जो जो चीज दे रखी है उसमें सक्सेसिव लगा दो, तुरंत आंसर आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखेंगे आगे, ठीक है। यस, इन एक कोन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन 12 जो 12वां क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है। इन ए कोन रेडियस एंड हाइट इज इंक्रीज्ड सच दैट वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाय 68% एंड हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 16.66%, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस। आपको रेडियस में परसेंटेज इंक्रीज बताना है, क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 12, ये इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्लियर ना। कोन, अच्छा मैंने आपको बता रखा है कि कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। 1/3 पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का मतलब r इंटू r होता है, यानी कि 2 बार सक्सेसिव करने से आता है, क्लियर है ना। कोन के वॉल्यूम 68% बढ़ जाता है और कोन की हाइट 16.66% बढ़ा दी जाती है, तो कोन की रेडियस को कितना परसेंट बढ़ाया गया है, मतलब कोन की रेडियस को किसी परसेंट से बढ़ाया गया, कोन की हाइट को 16.66% से बढ़ाया गया, तो कोन का वॉल्यूम 68% बढ़ गया। आपसे पूछा कि कोन के वॉल्यूम को, सॉरी कोन की रेडियस को कितने परसेंट से बढ़ाया गया, तो आपको रेडियस में परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। आपको नहीं पता कि क्या है, मैंने आपसे बोला कि अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज नहीं पता, आपको फ्रैक्शन नहीं पता, तो ये मान लो जो कि कोन की रेडियस को x से कितना किया गया है, y। कोन की जो रेडियस है उसको क्या किया गया है, x से y किया गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कोन की जो रेडियस है, आपको पता ही नहीं कि कोन की रेडियस को किस परसेंटेज से बढ़ाया गया है। कोन की रेडियस को कितना किया गया है, x से y, फिर रेडियस को कितना किया गया है, x से y, भाई 2 बार इंक्रीज किया गया है ना।
तो अगर आपको परसेंटेज नहीं पता होती, कोई फ्रैक्शन नहीं पता होती, तो आप हमेशा ये मान लिया करो कि कोण की जो रेडियस है उसको x से कितना कर दिया गया है, y। कोण की हाइट को 16.66% बढ़ाया गया है। 16.66% का मतलब कितना होता है, 1/6, यानी कि कोण की हाइट को 6 से कितना किया गया है, 7। कोण की हाइट को 6 से कितना किया गया है, 7। और कोण का जो वॉल्यूम है वो कितना बढ़ा है, 68%। 68% का मतलब कितना होता है, 68/100, यानी कि 17/25। कितना, 17/25। यानी कि अगर पहले कोण का वॉल्यूम 25 था तो अब 17 बढ़ के कोण का वॉल्यूम कितना हो जाना चाहिए, 42। कितना हो जाना चाहिए कोण का वॉल्यूम, 42। तो ये कोण के वॉल्यूम का रेशियो है। बात समझेंगे, ये कोण के क्या है, वॉल्यूम का रेशियो है। तो बात समझ में आई ना सबको। अच्छा, ये कोण की रेडियस x से y हो रही है, कोण की रेडियस x से y हो रही है, कोण की हाइट 6 से 7 हो रही है। अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करूं, सक्सेसिव लगाऊं, तो ये r इंटू h, यानी कि क्या मिलेगा, कोण का वॉल्यूम r इंटू h, कोण का फाइनल वॉल्यूम। यानी कि अगर इसमें मैं सक्सेसिव गुणा करूं तो मुझे कोण के वॉल्यूम का रेशियो मिलना चाहिए। तो x इंटू 6, यानी कि x स्क्वायर इंटू 6, y इंटू 7, यानी कि y स्क्वायर इंटू 7 बराबर होगा आपका 25/42 के। कितना होगा, 25/42 के। 7 से 42 6 बार कट गया, 6 इंटू 6 यहां पे आ गया, यानी कि x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर हो गया 25/36 के। दोनों तरफ से अंडर रूट ले लोगे तो x बटे वाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 5/6। x बटे वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 5/6। यानी कि जो कोण की रेडियस है उसको किस रेशियो से चेंज किया गया था, 5 से 6। कोण की रेडियस को किस रेशियो से चेंज किया गया था, 5 से 6। यानी कि रेडियस को 5 से 6 के रेशियो से चेंज किया गया था। यानी कि कोण की जो रेडियस है उसको कितना बढ़ाया गया था भाई, 20%। कोण की रेडियस को कितना बढ़ाया गया था, 20%। क्लियर है, बात समझ में आ रही कि नहीं। आपको बस कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि कहां से गुणा करने पे क्या चीज आती है। भाई रेडियस इंटू हाइट कोण का वॉल्यूम होता है, तो रेडियस हो रही है x से y, ये रेडियस हो रही है x से y, क्योंकि पता ही नहीं है। हाइट हो रही है 6 से 7, वॉल्यूम हो रहा है 25 से 42। इन सब की गुणा करने पर वॉल्यूम का रेशियो मिलेगा। वॉल्यूम के रेशियो को 25 और ये 42 के इक्वल लग दिया, 25/42, दिस इंटू दिस इंटू दिस 25, दिस इंटू दिस 42। x अपॉन y का रेशियो मिल गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है किसी को, ठीक है ना। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो, इसमें एक शॉर्ट मेथड भी है कि अगर आपको जैसे इस तरीके से कोई कॉम्बिनेशन बन जाए और आपको x और y का रेशियो लिखना हो, डायरेक्टली बिना कुछ करे, इस तरीके से कोई वैल्यू बन जाए, x से y हो रहा है, फिर x से y हो रहा है, फिर 6 से 7 हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, 25 से 42, और आपको x और y का रेशियो डायरेक्टली लिखना है, x रेशियो y। तो कैसे करोगे, यहां पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, x और y की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है, 6 से 7, 25 से 42। तो ऐसे गुणा करो, 25 की 7 में गुणा करो, 25 की 7 में ऐसे गुणा करो, 6 की 42 में ऐसे गुणा करो, 6 की 42 में ऐसे गुणा करो। कोई दिक्कत है। और यहाँ पे x स्क्वायर और y स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर है, तो सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ से क्या ले लो, अंडर रूट ले लो। अंडर रूट ले लोगे तो देखो अंडर रूट के अंडर रूट से 7 से 42 6 बार कट जाएगा, 25 का अंडर रूट 5 और 6 6 36 का अंडर रूट 6 आ जाएगा, 5 से 6, 5 से 6 आ गया, यानी कि कितना बढ़ गया, x से y रेशियो 5 से 6, यानी कि रेडियस को 20% बढ़ा गया। ऐसे गुणा करो सीधी सीधी, यहां पे गुणा होनी चाहिए, 7 की गुणा किस में होगी, 25 में, 6 की गुणा किस में होगी, 42 में, और ये x स्क्वायर और y स्क्वायर है, उसका क्या ले लोगे आप, अंडर रूट ले लोगे, यानी कि 5 से 6, यानी कि कितना बढ़ेगा, 20%। बात समझ में आई ना सबको, क्लियर है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, या फिर आप ऑप्शन से चेक कर लो कि जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गया वही मेरा आंसर है। तीसरा तरीका, ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लो कि जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर गया वही मेरा आंसर है। तो अगर मैं सेटिस्फाई करके देखूंगा तो ऑप्शन सी ही मेरा सेटिस्फाई करेगा, बाकी नहीं करेगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 20%। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर। इन ए सिलेंडर द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट, एक किसी सिलेंडर की रेडियस और हाइट का रेशियो ये इतना है, रेडियस को बढ़ाया जाता है 50%, हाइट को घटाया जाता है 40%, तो वॉल्यूम में, सिलेंडर के वॉल्यूम में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। अच्छा, ये है सिलेंडर आपका, क्लियर है ना, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर की बेस रेडियस है स्मॉल r और ये है सिलेंडर की हाइट h।
तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो पाई आर स्क्वायर एच होना चाहिए। पाई ये कांस्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आर स्क्वायर एच का मतलब कितना होता है, आर इंटू आर। बात समझ में? सिलेंडर की जो रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है वो 1:2 दिया है। इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आपको बेवजह का दिया गया है। क्वेश्चन में सिर्फ ये फर्क है कि रेडियस को 50% बढ़ाया गया है। रेडियस को अगर मैं 50% बढ़ाऊंगा तो यानी कि 50% का मतलब होता है हाफ, यानी कि रेडियस 2 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3। भाई पहले 2 थी, 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3। आर इंटू एच है, तो आर को 2 बार बढ़ाया जाता है, यानी कि 2 से 3, फिर 2 से 3। सिमिलरली सिलेंडर की हाइट को कितना कम किया जाता है, 40%। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि पहले 5 थी तो 2 कम होके कितनी हो जाएगी, हाइट 3। ये 5 से कितना हो जाएगा, 3। तो 2 दूनी 4, 5 20 और 3 3 9 3 27, यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो 20 से कितना हो रहा है, 27। सिलेंडर का वॉल्यूम 20 से 27 हो रहा है, चाहे 5 से गुणा कर लो, यानी कि 100 से कितना हो रहा है, 135। 100 से 135 हो गया वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम आपका सिलेंडर का 35% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 35%। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, इजी है, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इन ए कोन द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट इज 3:4। स्लैंट हाइट को बढ़ाया जाता है 40%, रेडियस को बढ़ाया जाता है 30%, तो लेटरल सरफेस एरिया में कितने का चेंज आएगा, ठीक है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या रेशियो दे रखा है आपको। अच्छा, कोन ये होता है, ये कोन की रेडियस होती है, ये कोन की हाइट होती है, ये कोन की स्लैंट हाइट होती है, स्मॉल एल। तो कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो कितना होता है, पाई आर एल। ये होता है कोन का लेटरल सरफेस एरिया। इसमें पाई क्या होता है, कांस्टेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोन की रेडियस को कितना बढ़ाया जाता है, कोन की रेडियस को घटाया जाता है 30%, स्लैंट हाइट को बढ़ाया जाता है 40%। कोन की रेडियस को घटाते हैं हम 30%। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि अगर रेडियस पहले 10 थी तो अब 3 घट के क्या हो चुकी है, 7। ये रेडियस का रेशियो लिखा हुआ है। कोन की स्लैंट हाइट को बढ़ाया, कोन की स्लैंट हाइट को कोन की स्लैंट हाइट को बढ़ाया जाता है 40%। स्लैंट हाइट को बढ़ाया जाता है 40%। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि अगर पहले स्लैंट हाइट 5 थी तो बढ़ के कितनी हो गई है, 7। स्लैंट हाइट 5 से कितनी बढ़ के हो गई है, 7। बात समझ में आ रही कि नहीं? स्लैंट हाइट 5 से बढ़ के हो गई 7। अगर मैं सीधी सीधी गुणा करूं तो ये कितना आ जाएगा, 50, और ये कितना आ जाएगा, 49। यानी कि जो लेटरल सरफेस एरिया है, कोन की जो लेटरल सरफेस एरिया है उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 50 से 49। 10 पंजे 50, 7 सत्ते 49। 50 से 49 बोलो, चाहे ये बोलो कि 100 से 98। लेटरल सरफेस एरिया का रेशियो कितना है, 100 से 98, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया 100 से 98 हो गया, यानी कि 2% डिक्रीज हो गया कोन का लेटरल सरफेस एरिया। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? ठीक है, सिंपल फॉर्मूला भी लगा सकते थे, माइनस का 30 प्लस का 40 प्लस माइनस 30 इंटू 40/100। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, ये ट्रेपेजियम का है। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए ट्रेपेजियम पैरेलल साइड 2:3 के रेशियो में है। किसी ट्रेपेजियम, देखो ये ट्रेपेजियम होता है, ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्लियर? ABCD ये आपका ट्रेपेजियम है। ठीक है, अगर ये ट्रेपेजियम के आमने सामने की साइड्स पैरेलल है, इसकी लंबाई A है, इसकी लंबाई B है और इनके बीच की डिस्टेंस H है, तो इस ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 L प्लस B इंटू H। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड है वो 2:3 के रेशियो में, से कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ द हाइट एंड पैरेलल साइड आर इंक्रीज बाय 20%, हाइट को भी 20% बढ़ाया जाता है और पैरेलल साइड्स की लंबाइयों को भी 20% बढ़ाया जाता है, यानी कि L प्लस B को भी 20% बढ़ाएंगे। भाई लंबाइयों को भी 20% बढ़ाएं, यानी कि A प्लस B है, लंबाइयों की, पैरेलल साइड्स की लंबाइयों को भी 20% बढ़ा रहे हैं, A को भी 20%, B को भी 20%, तो इनका जो सम है ये भी 20% बढ़ेगा। तो ये हाफ तो आपका कांस्टेंट है, 20% सम बढ़ाए, यानी कि
20% मतलब 1/5, यानी कि ये हो गया 5 से 6, हाइट भी हो गई 5 से 6, यानी कि ट्रेपेजियम का एरिया हो गया 25 से 36। 25 से 36 4 से गुणा कर दोगे, ये बोलोगे कि 100 से 144। ट्रेपेजियम का एरिया 100 से 144 हो गया, यानी कि 44% इंक्रीज हो गया। कितना बढ़ गया ट्रेपेजियम का एरिया? 44%। क्लियर है? नेक्स्ट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, इन ए पिरामिड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस इफ द पेरीमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, पेरीमीटर को 20% बढ़ाता हूं तो हाइट को कितने परसेंट रिड्यूस करूं जिससे कि वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे। ठीक है, पिरामिड, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। देखो पिरामिड क्या होता है? पिरामिड ये होता है ना, इस तरीके से, जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ये पिरामिड होता है। तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये होता है पिरामिड का वॉल्यूम। पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है ना? ओके। और प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्योंकि यहां पे पिरामिड का बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर ए है तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर, और पिरामिड की हाइट सपोज h है तो इंटू h। 1/3 इंटू √3/4 a स्क्वायर, ये तो एक कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? a स्क्वायर इंटू h, और a स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू a, सक्सेसिव है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पिरामिड का जो पेरीमीटर है उसको 20% बढ़ाया जाता है। पेरीमीटर को 20% बढ़ाया है, क्लियर है कि नहीं? पेरीमीटर को 20% बढ़ाया है, यानी कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को भी 20% बढ़ाया होगा। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि साइड को 5 से 6 किया है, फिर से साइड को 5 से 6 किया है, 2 बार होता है ना वॉल्यूम में। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाइट को कितना रिड्यूस करें जिससे कि वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो हाइट को सपोज आपको नहीं पता क्या रिड्यूस करें, तो हाइट को सपोज क्या करते हैं हम? x से y। हाइट को सपोज क्या करते हैं? x से y। हाइट का आपको परसेंटेज ही नहीं पता तो हाइट को सपोज क्या करते हैं? x से y। और वॉल्यूम क्या रखना है आपको? कांस्टेंट रखना है, क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम का रेशियो क्या रहना चाहिए? 1:1। पहले भी वॉल्यूम 1 था, आज भी वॉल्यूम 1 होना चाहिए। तो वॉल्यूम का रेशियो रहेगा 1:1। कौन? इसके पिरामिड के वॉल्यूम का रेशियो 1:1। ये a स्क्वायर h वॉल्यूम आएगा, ये a स्क्वायर इंटू h वॉल्यूम आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे मैं बता चुका हूं कि 5 × 5 × x यानी कि 25x, 6 × 6 × y यानी कि 36y, ये रेशियो जो आएगा ये आ जाएगा 1:1, यानी कि यहां से x/y का जो रेशियो आएगा वो 36/25 आएगा। कितना आएगा? 36/25, यानी कि कोण की जो हाइट, सॉरी पिरामिड की जो हाइट है उसको क्या करना पड़ेगा? 36 से 25 करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत है? बात में 36 से कितना करना पड़ेगा? 25 करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो 36 से 25 करना पड़ेगा इसकी हाइट को। तो आप निकाल सकते हैं कितना डिक्रीज करना पड़ेगा? 36 से 25, 11/36 इंटू 100%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर? ओके, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अकॉर्डिंग सेमी सर्कल की रेडियस को 36:1/4% बढ़ाया जाता है, तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? सेमी सर्कल की रेडियस को 36:1/4% बढ़ाया जाता है। ये सेमी सर्कल होता है, अर्धवृत्त, इसकी ये रेडियस होती है। इसको अगर मैं 36:1/4% बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, वो भी 36:1/4% बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट, इन ए क्यूबॉइड इफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 25%, तो उसकी हाइट को कितने परसेंट डिक्रीज करें जिससे कि वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो अगर कोई क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्यूबॉइड की लंबाई को बढ़ाया जाता है 20%, तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। क्यूबॉइड की चौड़ाई को बढ़ाया जाता है 25%, 25% का मतलब होता है 1/4।
क्लियर है ना। यानी कि अगर पहले क्यूबॉइड की लंबाई 5 थी तो 5 से बढ़ के कितनी हो गई 6। क्यूबॉइड की चौड़ाई को 25% बढ़ाया गया, यानी कि चौड़ाई कितनी होगी 4 से 5। क्लियर ना। तो सपोज क्यूबॉइड की हाइट को एक्स रेशियो वाई से चेंज किया जाता है, एक्स रेशियो वाई से डिक्रीज किया जाता है। क्यूबॉइड की हाइट को कितना डिक्रीज किया जाता है, एक्स से वाई, जिससे कि वॉल्यूम रहता है कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम क्या रहता है आपका 1 से 1। वॉल्यूम क्या रहेगा आपका क्यूबॉइड का 1 से 1, पहले 1 था तो अब भी 1। यहां से अगर मैं एक्स रेशियो वाई की वैल्यू निकालना चाहूं तो सीधी सीधी गुणा करूंगा तो 5 से आपका 5 कट ही जाएगा और ये 4/6 हो जाएगा आपका 2/3, यानी कि 2x/3y जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 1:1, यानी कि यहां से x/y जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि जो क्यूबॉइड की जो हाइट है उसको 3 से 2 करना पड़ेगा, 3 से 2 करना पड़ेगा, यानी कि 1/3 इंटू 100%, यानी कि 33.33% डिक्रीज करना पड़ेगा। भाई ऐसे सीधी सीधी गुणा करने पे L इंटू बी इंटू एच किसका वॉल्यूम आएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम आएगा। वो कितना दे रखा है 1:1। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर ना। या फिर इसको बेसिक और मतलब अगर आप जल्दी सोच पा रहे हो तो ऐसे भी कर सकते हैं कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। लंबाई को कितना बढ़ा देता है 20%, यानी कि 5 से 6। चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाता है 25%, यानी कि 4 से 5। तो हाइट को कितना करें, हाइट को क्या चेंज करें जिससे कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। देखो तो पहले वॉल्यूम कितना बन रहा है 5 चौक 20, अब वॉल्यूम कितना बन रहा है 6 पंजे 30। तो 20 और 30 को इक्वल करना है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो दोनों केस में वॉल्यूम 60-60 है, 60-60 है कि नहीं। 5 चौक 20 30 60, 6 पंजे 30 दूनी 60। तो दोनों केसेस में जो वॉल्यूम है वो कितना है 60-60 है, इक्वल है। तो हाइट को मुझे क्या करना पड़ा 3 से 2 करना पड़ा, यानी कि 33.33% डिक्रीज करना पड़ा। क्लियर। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखेंगे। क्लियर है। क्यूबॉइड क्या होता है, मतलब घनाभ। इस तरीके से क्यूबॉइड की लंबाई L है, क्यूबॉइड की चौड़ाई B है, क्यूबॉइड की हाइट H है। तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है। क्लियर है कि नहीं। ये होता है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। अब यहां के क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में है ना, कि क्यूबॉइड की लंबाई को कितना बढ़ाया जाता है 20%। क्यूबॉइड की लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है। क्यूबॉइड की चौड़ाई को कितना बढ़ाया जाता है 25%। और क्यूबॉइड की हाइट को कितना बढ़ाया जाता है 40%। तो क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। क्लियर है कि नहीं। टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है। तो यहां पे देखोगे टोटल सरफेस एरिया ये 2 है, इस 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो कांस्टेंट है। यानी कि अगर पहले लंबाई को 1/5 से बढ़ाएगा, यानी कि लंबाई का जो रेशियो 5 से क्या हो जाएगा 6, चौड़ाई का जो रेशियो 4 से कितना हो जाएगा 5, और हाइट का जो रेशियो 5 से कितना हो जाएगा 7। यानी कि पहले इस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया था वो कितना था L इंटू बी यानी कि 20 प्लस B इंटू H यानी कि 20 प्लस H इंटू L यानी कि 25, यानी कि 20 प्लस 20 60 प्लस 25 कितना 65। पहले क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया था वो कितना था 65। अब प्रेजेंट में इस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है भाई, अब जो लंबाई है वो 6 है, अब जो लंबाई है चौड़ाई है वो 5 है, अब जो हाइट है वो 7 है। तो प्रेजेंट में इस क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है वो कितना है 6 इंटू 5 यानी कि 30 प्लस 5 इंटू 7 यानी कि 35 प्लस 6 इंटू 7 यानी कि 42, यानी कि प्रेजेंट में जो है वो 65 प्लस 42 यानी कि 5 2 7 और 6 4 10 107। ठीक है। 5 2 7 और 6 4 10 107। क्लियर है। कोई डाउट। यानी कि पहले जो आपका सरफेस एरिया था क्यूबॉइड का वो 65 था, अब कितना 107। तो कितना बढ़ गया सरफेस एरिया क्यूबॉइड का 42 बढ़ गया आउट ऑफ 65 इंटू 100%। 5 से 13 बार, 5 से 20 बार 840/13% बढ़ जाएगा। यहाँ पे 13 ये कितना हो जाएगा 78, 14 में से 8 गया 6 और 13 चौका 52
और ये 0.80 और ये 678 2 0 13 कम 13 64.67% इंक्रीज। लास्ट ऑप्शन 64.67% इंक्रीज हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना भाई? आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में चेंज पूछा है। पहले लंबाई 5 थी, चौड़ाई 4 थी, हाइट 5 थी। अब लंबाई 6 है, चौड़ाई 5 है और हाइट 7 है। तो दोनों केसेस में मैंने टोटल सरफेस एरिया अलग अलग कैलकुलेट कर लिया और चेक कर लिया कि कितना सरफेस एरिया बढ़ा है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 को इग्नोर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 21 इज वेरी गुड। यहां से आपके दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 इज गुड। इन एवरी मंथ हरेंद्र कंज्यूम 25 किलोग्राम राइस एंड 9 किलोग्राम व्हीट। हर मंथ एक बच्चा है हरेंद्र, वो 25 किलोग्राम चावल खाता है और 9 किलोग्राम व्हीट खाता है। तो राइस का कंजम्पशन कितना कर रहा है? वो 25 केजी, और व्हीट का जो कंजम्पशन कर रहा है वो कर रहा है 9 केजी, 9 किलोग्राम। क्लियर है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला है कि जो राइस का प्राइस है वो व्हीट के प्राइस से 20% ज्यादा है। जो राइस का प्राइस है वो व्हीट के प्राइस से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर व्हीट का प्राइस 5 यूनिट है तो राइस का प्राइस 1 यूनिट ज्यादा यानी कि 6 यूनिट होना चाहिए। ये व्हीट और राइस के प्राइस का रेशियो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? 1 यूनिट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है दिस वे ही स्पेंड टोटल ₹350 ऑन द राइस एंड व्हीट पर मंथ। इस हिसाब से देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना लैंग्वेज वाले, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते चलो। राइस पे 25 किलो कंजम्पशन कर रहा है, व्हीट पे 9 किलो कंजम्पशन कर रहा है। राइस का जो प्राइस है वो व्हीट के प्राइस से कितना है? 20% ज्यादा है, 1/5, यानी कि व्हीट का अगर 5 यूनिट है तो राइस का प्राइस 6 यूनिट है। बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस तरीके से वो 350 रुपए खर्च करता है व्हीट और राइस के कंजम्पशन पे। टोटल कितने खर्च करता है? 350 रुपीज, ठीक है। 350 रुपीज टोटल खर्च करता है। तो 25 किलोग्राम सामान 6 यूनिट के हिसाब से कितने का होता है? 150 रुपए का। और 9 किलोग्राम सामान 5 रुपए के हिसाब से कितने का होता है? ये 45 रुपए का। तो 150 + 45 कितना होता है? ये 155। एक सेकेंड, 25। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द राइस ऑफ व्हीट। एक गड़बड़ हो गया यहां पे। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि व्हीट का प्राइस अगर 5 यूनिट है तो राइस का प्राइस व्हीट के प्राइस का 20% यानी कि कितना है? सिर्फ 1 यूनिट। क्लियर है ना? ये 1 यूनिट होना चाहिए था, मोर नहीं बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। अब राइस का प्राइस 1 यूनिट है, 25 किलोग्राम वो खा रहा है तो टोटल कितने रुपए खर्च कर रहा है? 25 यूनिट। इन 5 यूनिट है, 9 केजी वो खा रहा है तो कितने खर्च कर रहा है? टोटल 45 यूनिट। तो 25 + 45 यानी कि 70 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दिया है क्वेश्चन में? 350 रुपए के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 5 रुपए के। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5 रुपए है तो व्हीट का जो प्राइस है वो कितना हो गया? फिर 25 रुपए। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 25। और राइस का जो प्राइस है वो 1 यूनिट यानी कि कितना हो गया? 5 रुपए। बात समझ में है कि नहीं? राइस का प्राइस है वो 1 यूनिट यानी कि कितना हो गया? 5 रुपए। क्लियर? ये 5 रुपए और ये कितना हो गया आपका? 25 रुपए। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%, व्हीट का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया। व्हीट का जो प्राइस था वो पहले 25 था, ये 20% बढ़ गया। 25 का 20% होता है 5 रुपए, यानी कि व्हीट का प्राइस 5 रुपए बढ़ गया, यानी कि व्हीट का जो प्राइस है वो कितना हो गया? 30 रुपए पर केजी। पहले कितना था? 25 रुपए पर केजी। ये कितना था? 5 रुपए पर केजी। अगर 20% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया? ये 30 रुपए पर केजी हो गया। क्लियर है कि नहीं? व्हीट का जो प्राइस है वो 20% बढ़ गया, यानी कि 25 का 20% यानी कि 5 रुपए पर केजी बढ़ गया, यानी कि व्हीट का जो प्राइस है वो कितना हो गया? 30 रुपए पर केजी।
वीट का जो प्राइस है वो कितना हो गया 30 रुपए पर केजी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ राइस कंजम्पशन ₹4.350, कि राइस के कंजम्पशन में कितने परसेंटेज का रिडक्शन होगा यदि राइस के कंजम्पशन में कितने परसेंटेज का रिडक्शन होगा यदि वीट का जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, सॉरी वीट का जो कंजम्पशन है उसको कांस्टेंट रखा गया है और राइस का जो प्राइस है उसको कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, यानी कि वीट अगर पहले 9 केजी खा रहे थे तो आज भी 9 केजी ही खा रहे हैं, लेकिन इस समय प्राइस 30 रुपए पर केजी हो गया, यानी कि वीट पे टोटल कितना खर्च हो रहा है 270 रुपए खर्च हो रहा है। वीट पे टोटल 270 रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन हमारे पॉकेट में तो 350 ही रुपए हैं, तो राइस पे कितना खर्च हो रहा है, राइस पे कितना खर्च हो रहा है 80 रुपए। राइस पे कितना खर्च हो रहा है 80 रुपए। राइस पे 80 रुपए खर्च हो रहा है और राइस का जो प्राइस है वो कांस्टेंट रखा गया है, यानी कि राइस का प्राइस 5 रुपए पर केजी ही रखा गया है। तो अगर राइस का प्राइस 5 रुपए पर केजी रखा गया है तो राइस पे कितना खर्च हो रहा है आपका 16 किलोग्राम। भाई 5 रुपए पर केजी के हिसाब से 80 रुपए में कितना सामान आएगा 16 किलोग्राम राइस आएगा। तो पहले हम यूज कर रहे थे 25 किलोग्राम राइस, लेकिन अब यूज करने लगे कितने 16 किलोग्राम राइस, यानी कि 9 किलोग्राम राइस कम यूज कर रहे हैं ओवर 25 गुणा 100, और 25 चौका 100 यानी कि 36% रिडक्शन हो जाएगा राइस के कंजम्पशन में। कोई दिक्कत किसी को, 36% कंजम्पशन और रिडक्शन हो जाएगा आपके राइस के कंजम्पशन में। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये नहीं आया है अभी तक। ठीक है, ये शायद सर्वेश कुमार वर्मा का क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है कि बस फेयर एंड ट्रेन फेयर, बस का किराया और रेल का किराया दार्जिलिंग से कोलकाता के बीच में 20 रुपए है और 30 रुपए है। तो ये है तुम्हारा बस फेयर रेल का, बस का किराया, और ये है तुम्हारा ट्रेन फेयर रेल का किराया। तो दार्जिलिंग से कोलकाता के बीच में बस किराया है 20 रुपए और ट्रेन फेयर है 30 रुपए। ट्रेन फेयर जो है वो कितना बढ़ जाता है 20%। ट्रेन फेयर बढ़ जाता है आपका 20%, यानी कि 30 का 20%, यानी कि ट्रेन फेयर कितना हो जाता है 36 रुपए। और बस फेयर जो है वो बढ़ जाता है आपका 10%, बस फेयर आपका 10% बढ़ जाता है, यानी कि बस फेयर हो जाता है आपका 22 रुपए। बस फेयर हो जाता है 22 रुपए। आपसे पूछा है रेशियो ऑफ न्यू ट्रेन फेयर टू न्यू बस फेयर, नए ट्रेन फेयर और नए बस फेयर का रेशियो कितना है। रेशियो 36:22 यानी कि 18:11। ठीक है, ये क्वेश्चन ये था कि आपको बस ध्यान देना है कि कौन सी चीज कहां पे लिखनी है, ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज अगेन वेरी गुड, ये आपके एसएससी मेंस या प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 इज वेरी गुड। रेड ब्लड सेल इन ए ब्लड सैंपल ग्रोज बाय 10% पर आवर इन फर्स्ट 2 आवर। जो आपके ब्लड में रेड सैंपल होते हैं वो हर घंटे 10% बढ़ जाते हैं प्रथम 2 घंटों के लिए, अगले घंटे 10% डिक्रीज हो जाते हैं। इट रिमेन्स कांस्टेंट इन नेक्स्ट 1 आवर, अगले घंटे के लिए कांस्टेंट रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन इंक्रीजेस बाय 5% पर आवर इन नेक्स्ट 2 आवर, और अगले घंटे क्या हो जाते हैं 5% बढ़ जाते हैं नेक्स्ट 2 आवर के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं। इफ द ओरिजिनल काउंट, यदि ओरिजिनल काउंट 40,000 था तो अप्रोक्सीमेट रेड ब्लड सेल काउंट पूछा है आपसे 6 घंटे बाद। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको क्या लगाना है, यहाँ पे सक्सेसिव लगाना है। क्या लगाना है, सक्सेसिव लगाना है। जो रेड ब्लड सेल हैं वो पहले घंटे कितना बढ़ता है 10%, दूसरे घंटे कितना बढ़ता है 10%। 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब 1/10, यानी कि पहले घंटे ब्लड सेल 10 से हो गया 11, दूसरे घंटे ब्लड सेल आपका 10 से कितना हो गया 11। फिर अगले घंटे जो है वो ब्लड सेल 10% डिक्रीज हो जाता है, 10% डिक्रीज हो गया, यानी कि 10 से कितना हो गया 9। अगले घंटे जो ब्लड सैंपल है वो कांस्टेंट रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि 1 से क्या रहा, 1 ही रहा ब्लड सैंपल, ब्लड जो है। फिर अगले घंटे इंक्रीज हो गया रेड ब्लड सेल 5% से, तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20, यानी कि अगर पहले ब्लड सैंपल 20 था तो बढ़ के अब 21 हो गया। ये 2 घंटे के लिए हुआ है, यानी कि 20 से था तो 20 से बढ़ के अब कितना हो गया 21।
बात समझ में कि नहीं, 20 से 1 बढ़ के कितना हो गया 21। क्लियर। तो अगर मैं इनकी गुणा करूं, इनकी सीधी सीधी गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सक्सेसिव गुणा करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 20, 2 दूनी 4 और ये कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, और इनकी गुणा करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा 480245, इस तरीके से आएगा 480245। इनकी सीधी सीधी गुणा करोगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 20 इंटू 20 ये आएगा, 11 इंटू 11 9 इंटू 21 इंटू 21 ये आएगा। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, गुणा कर लेना आपको ये आएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन भी इस तरीके से सेट किए कि आपको लगभग गुणा करनी ही पड़ेगी। आप पहला ऑप्शन 40 सारे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, पहला ऑप्शन 40 सारा आप एलिमिनेट कर सकते हो, वो तो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला है यदि वर्तमान में लाल रक्त कण नहीं, वर्तमान में नहीं, if the original count of red blood cell in the sample is 40,000, यदि ओरिजिनल जो ब्लड रेड सेल थी वो सैंपल में कितनी थी 40,000, तो प्रेजेंट में कितनी है, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 40,000 दे रखी है, यानी कि 1/10, तो 1 जीरो चुपकानी है, यहाँ पे 10 से भाग कर दो, तो यहाँ भी किससे कर दोगे 10 से भाग, यानी कि अगर ओरिजिनली 40,000 ब्लड सेल थी तो अब प्रेजेंट में 4802.4.5 ब्लड सेल होनी चाहिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है 48025 के इक्वल है, यानी कि मेरा आंसर कौन सा हो गया, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना, क्लियर है, 48025 यानी कि कौन सा आंसर करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है ना, ओके नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भी आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में पूछा गया है। ठीक है, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन पिक किए जो आपके एसएससी में पूछे गए हैं, टफ वाले, इजी वाले नहीं लिए। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एवरी अल्टरनेट ईयर। एक स्कूल है, उसकी जो स्ट्रेंथ है 1 साल बढ़ती है फिर 1 साल घटती है, 1 साल बढ़ती है 1 साल घटती है। इट स्टार्ट्स विद इंक्रीज बाई 10%, पहले ये 10% बढ़ती है पहले साल, एंड देयर आफ्टर डिक्रीज होती है सेम तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, स्कूल की स्ट्रेंथ के बारे में सन 2000 में अगर मैं कंपेयर करूं 96 से, भाई 96 से कंपेयर करना है आपको सन 2000 में स्कूल की स्ट्रेंथ के बारे में, तो पहले साल क्या है कि 10% इंक्रीज होना है, फिर 10% डिक्रीज होना है, फिर 10% इंक्रीज होना है, फिर 10% डिक्रीज होना है, तो टोटल कितनी बार हो गया, ये 4 बार हो गया। टोटल कितनी बार हो गया, 4 बार हो गया। तो अगर मैं 10% इंक्रीज करूंगा, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, तो 10 से कितना हो जाएगा 11। अगर मैं नेक्स्ट ईयर 10% डिक्रीज होगी स्कूल की स्ट्रेंथ, तो 10 से कितनी हो जाएगी 9। अगले साल अगर 10% इंक्रीज होगी तो स्कूल की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 10 से 11। अगले साल अगर स्कूल की स्ट्रेंथ 10% डिक्रीज होगी तो 10 से कितनी रह जाएगी 9। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है। अगर मैं सीधी सीधी गुणा करूं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि कितना आएगा 10,000, और यहाँ पे सीधी सीधी गुणा करूं तो 11 इंटू 9 99, और 11 इंटू 9 99, और 99 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9801। ये आपको याद होना चाहिए। वैसे मैं आपको नंबर सिस्टम में स्क्वायर वगैरह निकालना सिखाऊंगा इजीली। 99 का स्क्वायर कितना होता है 9801, यानी कि स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो 10,000 से कितनी हो गई 9801। 10,000 से 9801 हो गई। अगर मैं दोनों तरफ 100 से भाग कर दूं तो ये बोल सकता हूं कि जो स्कूल की स्ट्रेंथ है वो 100 से कितनी हो गई 98.01। 100 से 98.01 हो गई तो अप्रोक्सीमेटली 2% डिक्रीज हो गई। कितनी डिक्रीज हो गई अप्रोक्सीमेटली 2% स्कूल की स्ट्रेंथ क्या हुई है डिक्रीज हुई है। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। ओके नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 जो आपका ये सेल्समैन वाला क्वेश्चन है, एक सेल्समैन का जब पैटर्न आएगा तो मैं उसको यहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे सब लोग। द डिफरेंस बिटवीन, ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन आपके किसी बैंकिंग के एग्जाम का पूछा हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 consecutive years ago फ्रॉम टुडे इज 5000। मतलब इसको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, इसकी लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजिंग है। द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ सिटी 2 consecutive years ago फ्रॉम टुडे
इज 5000। ठीक है, मतलब आज के कंपैरिजन में अगर मैं आज से देखूं तो पिछले 2 सालों के जो पॉपुलेशन है उनका डिफरेंस कितना है, 5000 है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं कि जैसे मैं प्रेजेंट में हूं आज 2018 में, ये आज है, इससे 2 साल कंसेक्यूटिव ईयर्स लो पिछले वाले, यानी कि 2017 और 2016। तो किसी जो टाउन है बोलो या कुछ भी बोलो, उसकी जो टाउन की जो पॉपुलेशन थी 2016 या 2017, आज से जो 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स एगो हैं उनका डिफरेंस कितना दिया है आपको, 5000। द डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 2 consecutive years ago from today is 5000। यानी कि अगर आज 5000 है, सॉरी सन 2018 से मैं देख रहा हूं तो 2 consecutive years ago यानी कि 2 साल पहले, यानी कि 2016 2017 की जो पॉपुलेशन का डिफरेंस कितना है, 5000। ठीक है, इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर ईयर, और हर साल जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है प्रीवियस ईयर से। तो सिटी की जो पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट में कितनी है, सिटी की जो पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट में कितनी है, सिटी की पॉपुलेशन जो है वो हर बार कितनी बढ़ रही है, 10%। और 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। यानी कि सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 10% बढ़ रही है। 10% मतलब कितना होता है, 1/10। यानी कि अगर सपोज 2016 में पॉपुलेशन 100 थी तो 2017 में 10% बढ़ के कितनी हो जानी चाहिए, 110। और 2018 में फिर से 10% बढ़ के 110 का 10% 11 बढ़ के 2018 में पॉपुलेशन हो जानी चाहिए 121। बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर 2016 में मैं पॉपुलेशन 100 थी तो 2017 में 10% बढ़ के 110 और 2018 में फिर से 10% बढ़ के 110। और 2016 और 2017 में यानी कि प्रेजेंट से जो 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स एगो हैं उनका डिफरेंस दे रखा है 5000। यानी कि 110 और 100 का डिफरेंस यानी कि 10 रेशियो को 5000, 1 रेशियो को कितनी दे रखी है, 500। और क्वेश्चन में पूछा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी कितनी है, 121 रेशियो, यानी कि 121 गुणा 500 यानी कि 60,500। तो सिटी की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 60500। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट इज 27,500। एक स्टेट की जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो 27,500 है। 2 साल के बाद ये पॉपुलेशन 40,931 हो गई। कितनी होगी, 40,931। तो आपसे पूछा है कि रेट ऑफ इंक्रीज कितना है, परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज कितना है। क्लियर है ना? आपको परसेंटेज रेट ऑफ इंक्रीज पूछा है पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो, पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 27,500, प्रेजेंट में कितनी होगी, 40,931 2 सालों में। तो 2 सालों में जो सपोज रेट ऑफ इंक्रीज आपको पता ही नहीं है, तो सपोज फ्रैक्शन पॉपुलेशन कितनी हो जा रही है, x से y, फिर कितनी हो जा रही है, x से y, कितनी हो जा रही है, x से y, कितना हो जा रहा है, x से y। आपको परसेंटेज पता ही नहीं है तो आप फ्रैक्शन को क्या एज्यूम कर लिया करो, x से y, x इनिशियल वैल्यू, y फाइनल वैल्यू, फिर अगले साल फिर x से y, क्योंकि सेम रेट से इंक्रीज हो रही है। अच्छा, पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 27,500, और अब पॉपुलेशन कितनी होगी, 40,931। ये हो गया पॉपुलेशन का रेशियो। क्लियर ना? x से y सक्सेसिव हो गया, 27,500 से कितना हो गया, 40,931। अगर मैं देखूं तो ये कटना चाहिए, तो 11 दूनी 22 और 11 पंजे 25 से 2500, 11 तिया 33, 7 11 सत्ते 77 और ये 2, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 3721। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, 3721। ओके, 2500 और 3721 ये रेशियो आ रहा है, 2500 और 3721। अगर मैं सीधी सीधी मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू एक्स बनेगा आपका x स्क्वायर, y इंटू वाई बनेगा y स्क्वायर, जो कि बराबर होना चाहिए 2500 अपॉन 3721 के। 2500 अपॉन 3721 के दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो x बटे y जो बनेगा वो 2500 का अंडर रूट यानी कि 50 और 3721 का अंडर रूट यानी कि 61। भाई 60 का अंडर रूट होता है, 60 का स्क्वायर होता है 3600, तो 61 का ही होना चाहिए 3721 और फुल स्क्वायर बनना ही चाहिए। क्लियर है कि नहीं?
यानी कि x से y ये जो रेशियो दे रखा है मुझे, ये कितना दे रखा है 50 से 61, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो किस रेशियो से बढ़ रही है, किस रेशियो से बढ़ रही है 50 से 61, फिर 50 से 61, तो 50 से 61 बोलूं चाहे ये बोलूं कि 100 से 122 एक ही बात है, चाहे मैं ये बोलूं कि 50 से 61 के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, चाहे मैं बोलूं कि 100 से 122, दोनों तरफ मैंने 2 से गुणा कर दिया ना, रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 दूनी 100, 61 दूनी 122, यानी कि पॉपुलेशन 100 से 122 हो गया, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है 22% इंक्रीज हुई है। कितना इंक्रीज हुई है 22%। क्लियर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 इज गुड। क्लियर है? इसको देखेंगे, ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, एक मैन अपनी इनकम का, ऐसे क्वेश्चन मैंने लास्ट सीट में कराए थे, 2-3 क्वेश्चन में से कराए थे, 2-3 5-6 कराए थे, सेम उसी टाइप का पर थोड़ा सा चेंज है। ए मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, एक आदमी अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विद एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 37.5%, और उसका जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो 37.5% बढ़ जाता है, 37.5% बढ़ जाता है। इनकम भी जो है वो 16 से ही 2/3 यानी कि 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है इनकम। तो उस पूछा है क्वेश्चन में कि उसकी प्रेजेंट सेविंग कितने प्रतिशत है, वर्तमान में सेविंग उसकी कितने प्रतिशत, प्रेजेंट सेविंग कितनी है, उसकी व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत कितनी है। अच्छा, बचत के बारे में पूछा है, बचत होती कितनी है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है, ठीक है ना, आय माइनस खर्चा बराबर बचत होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है। एक आदमी अपनी इनकम का कितना भाग खर्च करता है 80%, 80% का मतलब कितना होता है 4/5, यानी आदमी की इनकम 5 है तो वो 4 खर्च करता है, यानी कि सेव कितना करता है 1, सेव कितना करता है 1। सुविधा के हिसाब से हम 2-2 चीजें चिपका लेंगे, यानी कि आदमी की इनकम 500 है तो 400 रुपए खर्च करता है, तो सेव कितना करता है 100, सेव कितना करता है 100। बात समझ में है कि नहीं? क्लियर है? सेविंग कितना करता है वो 100 का करता है, ठीक है। अब आदमी की जो इनकम है वो कितना बढ़ जाती है, 16 से ही 2/3% बढ़ जाती है। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6, तो आदमी की जो इनकम है वो 1/6 बढ़ जाती है। तो आदमी की जो इंक्रीज इनकम है वो कितनी हुई है 500/6। भाई 500 का 500/6 बढ़ेगी तो आदमी की इनकम कितने रुपए बढ़ेगी 500/6 बढ़ेगी आदमी की इनकम। समझ में है कि नहीं? क्लियर है? आदमी की जो इनकम है वो 500 का 1/6 यानी कि 500/6 रुपए बढ़ जाएगी। आदमी का एक्सपेंडिचर भी कितना बढ़ता है 37.5% आदमी का एक्सपेंडिचर बढ़ता है। 37.5% का मतलब होता है 3/8, यानी कि आदमी की अगर एक्सपेंडिचर पहले 400 रुपए था तो 400 का 3/8 यानी कि 150 रुपए आदमी का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। 150 रुपए आदमी का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा 150 रुपीज। 150 रुपीज आदमी का एक्सपेंडिचर बढ़ गया। 500/6 आदमी की तनख्वाह बढ़ गई तो आदमी की जो सेविंग है वो 500/6 माइनस 150 यानी कि 15 ये कितना हो गया 900। 500 माइनस 900/6 यानी कि माइनस का 400/6 यानी कि जो आदमी की सेविंग है वो 400/6 रुपए क्या हो गई कम हो गई। आदमी की जो सेविंग है वो 400/6 क्या हो गई कम हो गई। 400/6 रुपए कम हो गई यानी कि आदमी की अगर सेविंग पहले 100 रुपए थी तो अब 400/6 रुपए कम हो गई यानी कि 100 माइनस 400/6 आदमी की जो प्रेजेंट सेविंग है वो 600 माइनस 400/6 यानी कि 200/6 रुपए। ये आदमी की प्रेजेंट सेविंग है, वर्तमान में बचत है कि आदमी की जो वर्तमान में बचत है वो कितनी है 200/6 रुपए। आदमी की जो वर्तमान में बचत है वो कितनी है 200/6 रुपए। लेकिन आदमी की वर्तमान में बचत सिर्फ 200/6 रुपए, लेकिन आदमी की जो वर्तमान में तनख्वाह है वो कितनी है 530 ही थी प्लस 500/6 और बढ़ गई यानी कि आदमी की जो तनख्वाह है वो 500 कॉमन आ जाएगा 500 गुणा 7/6 रुपए हो गई। आदमी की जो वर्तमान में तनख्वाह है वो कितनी होगी 500 गुणा 7/6। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आदमी 500 थी ही 500/6 और बढ़ गई तो कितना होगी 500 गुणा 7/6। तो आदमी की जो सेविंग बचत, आदमी की जो सेविंग परसेंटेज है वो कितना है। क्वेश्चन में क्या पूछा कि आदमी की जो न्यू सेविंग परसेंटेज है वो कितना है। तो आदमी 500 गुणा 7/6 रुपए की तनख्वाह में
500 गुणा 7/6 रुपए की तनख्वाह में 200/6 रुपए की बचत कर रहा है, 100 से गुणा करो, परसेंटेज के साइन लगो, तो यही क्या है, यही क्या है, आदमी की सेविंग परसेंटेज है कि नहीं। आदमी 500 गुणा 7/6 रुपए की तनख्वाह में 200/6 रुपए की बचत कर रहा है, तो यही क्या है, सेविंग परसेंटेज है। क्लियर है कि नहीं। सेविंग परसेंटेज मतलब 500 गुणा 7/6 रुपए की तनख्वाह में 200/6 रुपए की प्रेजेंट में बचत कर रहा है, 100 से गुणा करो तो 21 में हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 6 से आपका 6 कट जाएगा, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 100 आपका 20 बार कट जाएगा, 20 दूनी 40/7% आ जाएगा। 40/7 का मतलब 7 पंजे 35, 35 प्लस 5 40, 5 सही 5/7%। उस आदमी की प्रेजेंट सेविंग है 5 सही 5/7%। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, और जो इसमें क्वेश्चन रह जाएंगे उनको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और जो इस पे कंसेप्ट है और जो आगे वाले कंसेप्ट है वो भी बताऊंगा। एक सीक्वेंस से हम लोग चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इफ द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज डिक्रीज्ड बाय 40%, किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 40% कम किया जाता है और बेस को 40% बढ़ाया जाता है, तो उसके एरिया में कितना फर्क पड़ेगा। एरिया में कितना फर्क पड़ेगा। देखो मैं आपको तरीका बताता हूं, एक आपको मैं कंसेप्ट बताता हूं, सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कंसेप्ट। कोई क्वांटिटी k है, कोई क्वांटिटी k है, पहले मैंने इसको x% बढ़ाया, पहले मैंने इसको x% बढ़ाया तो आपको कोई दूसरी क्वांटिटी मिल जाएगी, फिर मैंने उसको x% घटाया। क्लियर है कि नहीं। तो जो नेट चेंज आएगा, जो नेट चेंज आएगा वो कितने का होगा, यानी कि k क्वांटिटी में जो नेट प्रतिशत चेंज आएगा वो कितने का होगा, वो हमेशा डिक्रीज हो जाएगी क्वांटिटी। कितना, x²/100% हमेशा क्या आएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेट चेंज जो आएगा वो कितना आएगा, x²/100%। क्या हो जाएगी, क्वांटिटी हमेशा डिक्रीज होगी। अगर कोई क्वांटिटी सपोज आपकी k है, पहले मैंने उसको x% बढ़ाया फिर x% से ही कम किया, तो नेट चेंज क्या आएगा कि वो क्वांटिटी x²/100% डिक्रीज हो जाएगी, हमेशा डिक्रीज होगा। पहले x% बढ़ाया फिर x% घटाया, या फिर ऐसे भी बोलो कि मैंने पहले x% घटाया फिर x% बढ़ाया, तो भी उसमें x²/100% का चेंज आएगा, क्योंकि पहले बढ़ा लो चाहे घटा लो, पहले घटा लो चाहे बढ़ा लो, एक ही बात है। क्योंकि सक्सेसिव है, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, गुणा। चाहे 11 की 12 में गुणा करो चाहे 12 की 11 में गुणा करो, प्रोडक्ट क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है कि नहीं। तो ये होता है आपका नेट चेंज x²/100%। ये आता कहां से, सबको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पता है ना, x+y+xy/100%। तो पहले मैंने किसी क्वांटिटी को x% से बढ़ाया यानी कि +x से बढ़ाया, फिर x% से घटाया यानी कि -x से बढ़ाया। x की जगह क्या आएगा, -x। तो x की जगह मैं +x रखूंगा, y की जगह मैं -x रखूंगा, x की जगह मैं +x रखूंगा, y की जगह मैं -x रखूंगा, अपॉन 100 रखूंगा। x से आपका x कट जाएगा तो क्या आ रहा है रिजल्ट, -x²/100% आ रहा है। माइनस का क्या साइन इंडिकेट कर रहा है, माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो नेट चेंज है वो क्या हो जाएगा, हमेशा डिक्रीज होगा, यानी कि आपकी वैल्यू क्या होगी, वो हमेशा घटेगी। कोई दिक्कत किसी को। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल का जो हाइट है उसको 40% घटाया जाता है। ट्रायंगल की हाइट को 40% घटाया और ट्रायंगल के बेस को 40% बढ़ाया, तो सक्सेसिव होता है। एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 लंबाई इंटू चौड़ाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 कांस्टेंट है, बेस इंटू हाइट का है सक्सेसिव। इसको 40% घटाया, इसको 40% बढ़ाया, तो ट्रायंगल के एरिया में जो चेंज आएगा वो 40²/100 यानी कि -1600/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे यानी कि -16% का आएगा, यानी कि त्रिभुज का जो एरिया है वो 16% कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत। त्रिभुज का जो एरिया है वो 16% कम हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, इसमें जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन है वो थोड़े टफ क्वेश्चन है। आगे जितने भी क्वेश्चन है टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन नहीं है, उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। और जो हमारी नेट सीट 4 है उसके जो कॉन्सेप्ट है वो भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप इस सीट को बना के देखना, खुद से ट्राई करना। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे अपना। टेक केयर, बाय बाय।